नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एडुकेशन। आज मैं वर्क एंड एनर्जी पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो जनरल फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वर्क एंड एनर्जी के इस सब टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। डिफिनेशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको भी मैं प्रूव करूंगा। और साथ ही साथ मैं बैकग्राउंड में एक गाना भी बजा रहा हूँ जो दिलीप कुमार और राखी अभिनीत है। 1984 में ये फिल्म आई थी, शक्ति फिल्म से ये गीत है और इसमें अमिताभ बच्चन लीड रोल में है। और शायद इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार की कोई फिल्म नहीं आई। तो आइए इस गीत का भी आनंद लेते हैं और साथ ही वर्क एंड एनर्जी के ये 5 सब टॉपिक को एक एक करके क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आइए कक्षा को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ वर्क पर कंसीडर करते हैं। द डॉट और स्कॉलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी वर्क। तो ये काफ़ी आसान है। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को हम लोग वर्क कहते हैं। सो इट इज़ वेरी इजी। स्कॉलर और डॉट प्रोडक्ट किसका? तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो उससे हमको क्या मिलता है? तो वर्क मिलता है। तो वर्क इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट W। वर्क को हम लोग जनरली कैपिटल अल्फ़ाबेट W से डिनोट करते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये हो जाता है वर्क इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर D। यहाँ पर F जो है आपको फोर्स को डिनोट कर रहा है और वेक्टर D जो है आपको डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D इंटू कॉस थीटा इक्वल टू वर्क डन। ये आपका थीटा जो है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। सो वर्क इज ए स्कॉलर क्वांटिटी। वर्क आपका एक स्कॉलर क्वांटिटी है। देयरफॉर इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। तो इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। हम लोग थीटा के अलग अलग वैल्यू पर कंसीडर करेंगे वर्क का कौन कौन सा वैल्यू आता है। तो देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है। इस बॉडी में फोर्स F अप्लाई कर दिए हैं तो ये बॉडी जो है देखिए डिस्प्लेस हो गया विद ए सर्टेन डिस्टेंस अलोंग ए सर्टेन डायरेक्शन। एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दूरी तक डिस्प्लेस हो गया। उसके लिए देखिए हम लोग D लिखे हैं। तो यही आपका वेक्टर F है और यही आपका वेक्टर D है। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हमको वर्क मिल जाता है। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क। वंस अगेन आई रिपीट, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के स्कॉलर या डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग वर्क बोलते हैं। इसे जनरली W से डिनोट किया जाता है। थीटा जो है आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। वर्क जो है आपका स्कॉलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन इसके पास नहीं होता। लेट्स डेवलप द क्लास। आइए कक्षा को थोड़ा सा डेवलप कर लेते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ वर्क, इस पर थोड़ा सा कंसिडर करते हैं। W इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर D और इसको जब क्लियर करते हैं तो वेक्टर F का मैग्नीट्यूड डॉट या मल्टीप्लिकेशन वेक्टर D का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा के अलग अलग एटलीस्ट 3 वैल्यू पर कंसिडर करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर F एंड D डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर D। तो अगर हम
डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एफ और डी को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर डिवाइड करते हैं और उसका कॉस इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमको एफ और डी के बीच का एंगल मिल जाता है। अब दैट ये टॉपिक जो है आप हमको मदद करेगा जैक और सीबीएसई बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है उससे लेकर के या फिर जी और नीट में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ पर ये जो पॉइंट है एक बेसिक कंसेप्ट के जैसा वर्क करेगा। अब यहाँ देख लेते हैं व्हेन थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। उस केस में वर्क डन जो है आपका वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी हो जाएगा। 90 डिग्री वाला केस में cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। उस केस में वर्क डन जो है आपका 0 हो जाएगा और एफ और डी जो है अलोंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होंगे। 0 डिग्री वाले केस में एफ और डी का डायरेक्शन सेम होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन होगा। 180 डिग्री वाले केस में cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लग जाएगा और यहाँ पर जो डायरेक्शन एफ और डी का जो डायरेक्शन होगा, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा, बिल्कुल ऑपोजिट टू ईच अदर होगा। तो ये 3 केस में आपका वर्क डन जो कैलकुलेट होगा, पहला वाला केस में 0 डिग्री वाला केस में वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड, 90 डिग्री वाला केस में वर्क डन 0 हो जाएगा और आपका 180 डिग्री वाला केस में यहाँ नेगेटिव साइन लग जाएगा। अब डायमेंशन ऑफ वर्क पर कंसीडर करते हैं। इसके लिए वर्क के वर्ड फार्मूला को रिकॉल कर लिए। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर फोर्स के डायमेंशन को रिकॉल कर लेंगे और फिर डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन को रिकॉल करेंगे तो हमको वर्क का डायमेंशन मिल जाएगा। फोर्स का डायमेंशन ml(2) होता है और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l होता है। यदि हम इसको एक साथ मिला दें तो ml2(2) हो जाएगा, जो आपका वर्क का डायमेंशन होगा। अगर हम इसको वर्ड में लिखते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा, वर्क हैज 1 डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो 1 डायमेंशन इन मास, 2 in length and -2 in time. Hope that there is no problem to understand the dimension of work. तो वर्क के डायमेंशन को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारे YouTube के कमेंट में लिखिए, मैं इसे दूर करने का प्रयास करूँगा। ये आपका डायमेंशन ऑफ वर्क जो है हमको हेल्प करेगा यूनिट ऑफ वर्क को डिटरमाइन करने में। आइए क्लास को थोड़ा सा डेवलप कर लेते हैं, जो आपका यूनिट ऑफ वर्क से ही रिलेटेड है। इसके लिए हम लोग देखिए डायमेंशन को रिकॉल कर लिए। वर्क का डायमेंशन ml2(t⁻²) होता है। चूँकि वर्क के डिस्कवरी में प्रेस्कॉट जूल का आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है। जो ब्रिटिश के रहने वाले थे, उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के कारण ही आज हम वर्क के बारे में कुछ समझ पा रहे हैं। इसीलिए उनके प्रतिष्ठा के लिए वर्क का यूनिट जूल भी होता है। अगर वर्क का हम लोग यहाँ पर 2 सिस्टम में यूनिट फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, एक SI सिस्टम और दूसरा आपका CGS सिस्टम। SI सिस्टम आपका इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर MKS सिस्टम भी। तो यहाँ पर देख लेते हैं SI सिस्टम में, क्योंकि जूल का आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है इसलिए उनके नाम पर भी वर्क का जो SI यूनिट जूल होता है। अगर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला चले, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर भी आपका वर्क का यूनिट हो जाएगा और ये SI यूनिट में ही आता है। फिर अकॉर्डिंग टू डायमेंशन अगर कंसीडर करें तो मास का यूनिट किलोग्राम होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। अगर ml²
10⁻⁻² को अगर यूनिट में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा किलोग्राम, फिर मीटर स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। तो इन SI सिस्टम हमारे पास जूल आ गया जो वर्क का ही यूनिट है, न्यूटन मीटर वर्क का ही यूनिट है, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। CGS सिस्टम में भी देख लेते हैं। CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट आपका डाइन होता है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेंटीमीटर होता है, तो डाइन सेंटीमीटर भी वर्क का यूनिट होगा, लेकिन सिस्टम हो जाएगा CGS। अर्ग भी आपका वर्क का यूनिट होता है CGS सिस्टम में, और आपका CGS सिस्टम में मास का यूनिट ग्राम होता है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है, और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। द अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन द CGS यूनिट ऑफ वर्क विल बी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क को भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेट्स डेवलप। ये कक्षा को शुरू करते हैं। अब एनर्जी के कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। द एबिलिटी टू डू द वर्क ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी एनर्जी। काफ़ी इजी है, मतलब किसी बॉडी के कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग एनर्जी बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में एबिलिटी टू डू द वर्क ऑफ ए बॉडी भी कहा जाता है। हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी का ही बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 तरह का मैकेनिकल एनर्जी होता है जनरली। तो पहले को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और दूसरे को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एबिलिटी टू डू द वर्क ऑफ ए बॉडी ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेड टू बी पोटेंशियल एनर्जी। काफ़ी आसान है। किसी बॉडी यदि अपना पोजीशन चेंज करे विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सतह के सापेक्ष यदि कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करे, तो उसके कारण उस बॉडी में जो कार्य करने का क्षमता होता है, उस कार्य को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसे जनरली ग्रीक लेटर फाई के द्वारा डिनोट किया जाता है, या सिंपली हम लोग P.E भी लिख देते हैं। तो इट इज जनरली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर फाई, और सिंपली वी राइट डाउन P.E। तो किसी बॉडी का पृथ्वी के सतह के सापेक्ष पोजीशन चेंज होने के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उस कार्य को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और इसे ग्रीक लेटर फाई या सिंपली P लिखते हैं। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी या P इक्वल टू हो जाता है mgh। फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर कंसिडर करते हैं। एबिलिटी टू डू द वर्क ऑफ ए बॉडी ड्यू टू मोशन इज सेड टू बी काइनेटिक एनर्जी। मोशन के कारण यदि किसी बॉडी में कार्य करने की जो क्षमता होता है, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ड्यू टू मोशन और ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ के सतह के सापेक्ष उसके पोजीशन में चेंज होता है, तो उसके कारण जो कार्य करने का क्षमता होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, वो पोटेंशियल एनर्जी है। और ड्यू टू मोशन, अगर यदि कोई बॉडी मोशन में है, उसके कारण कार्य करने का जो क्षमता होता है, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसे जनरली ग्रीक लेटर कप्पा या फिर सिंपली हम लोग केई लिख करके डिनोट करते हैं। तो इट इज जनरली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर कप्पा और वी राइट डाउन केई। तो यहाँ पर आपका द एबिलिटी टू डू द वर्क ऑफ ए बॉडी ड्यू टू मोशन इज सेड टू बी काइनेटिक एनर्जी। मतलब बॉडी मोशन में हो और मोशन में जब आता है तो उसमें भी कार्य करने की क्षमता होता है, जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसे जनरली हम लोग K और KE इक्वल टू मैथमेटिकली वी राइट डाउन 1/2 mv² लिखते हैं। जैसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग mgh लिख रहे थे। m आपका मास था और g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, और h जो है आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट था फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कितने हाइट पर ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वही h जो है आपका इंडिकेट करता है। यहाँ पर m जो है मास ऑफ द बॉडी है, और v आपका जो है मोशन के समय उसका वेलोसिटी कितना है वो इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपका मैथमेटिकल
फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी का और ये काइनेटिक एनर्जी का। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहाँ पर प्रूव करना चाहेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। तो ये कहा जाता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो हम लोग एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तो उसी को मतलब किसी भी पॉइंट पर जो होगा एनर्जी जो है कांस्टेंट होगा, मतलब एक साथ एनर्जी पोटेंशियल होगा और काइनेटिक होगा, तो टोटल सम जो होगा आपका पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी वो आपका कांस्टेंट होगा या इक्वल होगा। देखिए कोई बॉडी पर कंसिडर कर रहे हैं और इस बॉडी का मास m है और ये बॉडी एट रेस्ट है, इसीलिए यहाँ v इक्वल टू 0 दिखाया गया है, मतलब वेलोसिटी 0 है, मतलब बॉडी रेस्ट है। और ये आपका सरफेस ऑफ द अर्थ है, यहाँ से इसका पोजीशन आपका ये है, अर्थात h हाइट पर ये बॉडी है, रेस्ट में है, मास m है। अब इसको हम लोग फ्रीली फॉल करवा देते हैं। तो जैसे ही फॉल करते हैं तो बॉडी यहाँ पर आया और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है आपका s है, मतलब द बॉडी मूव्स इन द डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड कवर ए डिस्टेंस s। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया और s डिस्टेंस कवर किया या तय किया। तो उस कंडीशन में इसका जो पोजीशन होगा इस बॉडी का फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ h माइनस s हो जाएगा। देखिए ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये भी है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ जो h है। तो हम लोग यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगा और यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगा दोनों ही इक्वल होगा। अगर इक्वल हो जाता है तो एनर्जी कंजर्व करेगा, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग निकालते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्म बोलता है mgh, तो m फिर g और h। और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², चूँकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी आपका इस पॉइंट पर हो जाएगा। अगर इसको a सपोज कर लेते हैं तो a पॉइंट पर टोटल एनर्जी हो जाएगा mgh + 0 = mgh। अब इस पॉइंट पर हम लोग टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो बॉडी मूव किया है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे v² = u² + 2gs, माने इनिशियल वेलोसिटी यही होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। सपोज कीजिए फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर v है, तो v² = u का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0² + 2gs, मतलब v² का वैल्यू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट यहाँ पर आपका हो जाएगा 2gs और v² = 2gs हो जाएगा। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगा mg और आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ h-s है, तो mg h-s हो जाएगा। फिर यहाँ पर कैलकुलेट अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा mgs फिर mgh - mgs कैंसल्ड आउट हो जाएगा और फिर इस पॉइंट पर आपका mgh ही आ जाएगा। यहाँ पर भी mgh था, यहाँ पर भी mgh था, तो ये आपका एनर्जी जो है कंजर्व हो जाता है, ये प्रूव हो जाएगा। मतलब ईच पॉइंट कहीं पर भी कंसिडर करें तो इसका जो टोटल एनर्जी जो होगा इक्वल होगा या सेम होगा। आइए इसके रिटर्न स्टेटमेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही रिटर्न स्टेटमेंट है जो अभी इस फिगर पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कंसिडर अबाउट ए बॉडी ऑफ मास m, देखिए यही बॉडी है, मास m पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। फ्रीली फॉल किया और यहाँ पर आ गया। टोटल एनर्जी एट ए, हम लोग बोले थे इस पॉइंट को ए ले लिए थे, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बता चुके हैं mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0, चूँकि वेलोसिटी 0 है तो 1/2 mv² = 0 हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी यहाँ mgh हो गया। चूँकि बॉडी आपका टोटल एनर्जी एट b, ये इस पॉइंट को हम लोग b लिए थे, तो mg h-s और हाफ mv²। सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पर बॉडी का वेलोसिटी v है, तो यहाँ रिकॉल किया v² = u² + 2gs, क्योंकि बॉडी यहाँ से फ्रीली फॉल कर रही है
तो यहाँ पर u का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर का वैल्यू आपका 2gs हो जाएगा। अब यहाँ पर v स्क्वायर का वैल्यू अगर हम 2gs पुट कर देते हैं तो 2 कैंसल्ड आउट हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा mgs। अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे तो mgh माइनस mgs फिर प्लस mgs, तो mgs आपका कैंसल्ड आउट हो जाएगा। ये देखिए आपका mgs यहाँ कैंसल्ड आउट हो जाएगा तो mgh मिल जाएगा। तो इस पॉइंट पर भी आपका टोटल एनर्जी mgh, इस पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी mgh। तो इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है प्रूव हो जाता है, मतलब ईच पॉइंट पर जो है आपका एनर्जी जो है कांस्टेंट होगा। यहाँ पर थोड़ा सा और यदि हम एनालिसिस कर ले तो इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल एनर्जी है और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। अगर हम इस पॉइंट पर कंसीडर करें तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कम है। तो देखते हैं जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होता है, और जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। इस तरह से टोटल एनर्जी प्रत्येक पॉइंट पर इक्वल होता है। सो इट इज़ वेरी इजी and hope that these details will be useful and hope that there is no problem to understand the conservation of energy। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आज का मतलब कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक मेरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के और डेवलप करते हुए और कुछ टॉपिक्स पर इसी का होगा। होप दैट आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और ये फिजिक्स में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा एंड ऐसे ऑडियंस के लिए भी ये उपयोगी होगा जो फिजिक्स में रुचि रखते हैं। और आप बैकग्राउंड में गीत भी सुन रहे थे, तो गीत का आनंद लेते हुए आप इस टॉपिक को क्लियर किए। Thank you very much to stay with me till the last details of all of the topic related to the work and energy।